नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, RS प्री एग्जाम 2023 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित हो चुका है। RPSC द्वारा आंसर की जारी की जा चुकी है, आपत्तियां मांगी जा रही है। रिवाइज्ड आंसर की भी 2-4 दिन में जारी हो जाएगी और RS का रिजल्ट भी आपका 15 अक्टूबर तक आने की संभावनाएं बन रही है। अब आप लोग सभी ऊहापोह की स्थिति से दूर हो चुके होंगे। अब आपको तय कर चुके होंगे कि RS मेंस के लिए जो भी बच्चे क्वालिफाइंग कर रहे हैं वो सब अपने आप को इस स्थिति में है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या हो हमारी रणनीति, प्रभावी उत्तर कैसे लिखें। इन सब बातों को लेकर आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि जो आपने एग्जाम्स दिया है वो एग्जाम्स सिविल सेवाओं की दृष्टि से स्क्रीनिंग एग्जाम्स होता है, एक छटनी एग्जाम्स होता है, एक छटनी होती है जिसमें RPSC केवल गंभीर अभ्यर्थियों को छांटने का प्रयास करती है। आप लोग गंभीर अभ्यर्थी के रूप में हो और आप इन हो रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि गंभीरता आपकी बनी रहनी चाहिए, आपकी बातों में, आपकी लेखनी में, आपकी आलोचनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से, निष्कर्ष की दृष्टि से आप में एक बात होनी चाहिए जो वो कैसे हो। ये सब चीजों को जानने के लिए RPSC मुख्य परीक्षा का परीक्षण करेगी और मुख्य परीक्षा में ये देखेगी कि जो आयोग ने पूछा है, आयोग ने जो मानक निर्धारित किए हैं, उन मानकों पर छात्र कितना खरा उतर पाया है। यही एग्जाम्स है, यही बात है कि हमें क्या करना है। आप पाठ्यक्रम आपने उठा लिया होगा, देख लिया होगा और देखने पर आपको लग रहा होगा कि एक पहाड़ जैसा पाठ्यक्रम आपके समक्ष उपलब्ध है, जिसमें कोई 20 सब्जेक्ट्स अलग अलग विषय पर है। तो एक तो आप इस स्थिति में होंगे कि कंटेंट्स कहाँ से तैयार करें, कंटेंट्स कहाँ से इकट्ठा करें, कौन सी कोचिंग कंटेंट्स के लिए उपयोगी है, कौन सा कंटेंट्स हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा मददगार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस समय क्या पढ़े और कैसे पढ़े वाली रणनीति पर चलना होगा। मैं तो ये चाहूँगा कि आप प्रामाणिक पुस्तकों पर फोकस करें। ये आंसर की के लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं कि साहब क्या रखें इसमें, कौन सी प्रामाणिकता की बात करें। तो मैं यही कहूँगा कि मेंस परीक्षा में यदि आपको अच्छे अंक लाने हैं तो प्रामाणिक पुस्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा यह है कि आप प्रामाणिक वेबसाइट्स को फॉलो करें, वेबसाइट्स फॉलो करें। तीसरी बात यह है कि आपके पास में कि करंट अफेयर्स को प्रामाणिक स्रोतों से करंट टच दें, करंट अफेयर्स के होने चाहिए। इन बात को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका ये एग्जाम्स है, इस एग्जाम्स में 4 पेपर हैं आपके, GS1, GS2, GS3 और GS4 के नाम से। अब हमें ये देखना है कि GS1, 2, 3 और 4 में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि GS1 में इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, तीसरा आपका समाज प्रबंधन और लेखा है, समाज प्रबंधन एवं लेखा है। देखो साथियों, आप इतिहास प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहूँ कि आप इतिहास को अब भी दोबारा पढ़िए। केवल विश्व इतिहास इसमें आपका अधूरा है, तो विश्व का इतिहास
के जो 6 टॉपिक हैं उन 6 टॉपिकों को आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपको बेसिक्स में इतिहास में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा हमारा इकोनॉमी का है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इकोनॉमी में भी आप इंडियन में और राजस्थान की इकोनॉमी में आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल विश्व अर्थव्यवस्था के जो 3 टॉपिक हैं और 2 सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर है, तो उसके आप तैयार कर लीजिए। तो इसको भी आप यदि वेबसाइट से तैयार कर लेते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज से तैयार कर लेते हैं, तो आपका ये तैयार हो जाता है। और तीसरा जो टॉपिक काफी महत्ता रखता है, समाज प्रबंधन और लेखा, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। बाजार में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अभी फिलहाल इस कंटेंट्स की काफी कमी है, काफी प्रभावी कंटेंट्स इसमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सोसाइटी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग्स में आप जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको सिलेबस टू सिलेबस अपने अनुसार उत्तर और शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं। कोचिंग्स के जो नोट्स हैं वो इतने शॉर्ट्स हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे कि वो क्या लिखे हुए हैं जब तक आप डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप सोसाइटी मैनेजमेंट और ऑडिट एंड अकाउंटिंग का आप खुद तैयार कीजिए, ये टाइम आपका इसका है। यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दाखिला भी लेते हैं तो दाखिला उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लीजिएगा जहां पर सोसाइटी मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड अकाउंटिंग पढ़ाया जाता हो। आजकल का एक रिवाज बन गया है कि आपको मेंस के नाम से बिठा दिया जाता है और वही हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी, साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो एक गलत परंपरा है, वो एक आपका टाइम कंज्यूम करने वाली परंपरा है। उसी संस्थान में आपको पढ़ाई करनी है जहां पर आपको अनछुए सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ाया जाता है। यदि मान लो कल एग्जाम्स की डेट भी आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये चीजें सोचने की बात है, क्योंकि आरपीएससी जिस एक्सप्रेस मोड पर दिख रही है उससे यह तय लग रहा है कि एग्जाम्स ये दिसंबर में भी करा सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको भविष्य के प्रति एक सचेत कर रहा हूं कि एग्जाम्स आपका 30-31 दिसंबर को भी हो सकता है। शनिवार और रविवार 30-31 दिसंबर है, तो इसलिए आप 30-31 दिसंबर के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आरपीएससी 30-31 दिसंबर को एग्जाम्स करा सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सब एग्जाम्स हम कैसे दें, चुनाव का समय आ गया है। और मैं तो ये मानता हूं जो नौकरी पेशा वाले लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं सचेत करना चाहता हूं, सावचेत करना चाहता हूं कि आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां करते रहिएगा, क्योंकि किसी कोचिंग में फीस अपनी जमा मत करा दीजिएगा। चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है, आपका कोई भी एक्सक्यूज, मेडिकल का किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज चुनाव में नहीं चलेगा। इसलिए आपको केवल सेल्फ स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। मॉक टेस्ट सीरीज है, जो भी आपके लोकल एरियाज में जो भी कोई आरएस मेंस की तैयारी करा रहा है उसमें मॉक टेस्ट पेपर्स देते रहिए, या फिर आपका कोई कोच, मेंटर, गाइड है तो वहां आप कामकाज करते रहिए, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। दूसरा हम बात करेंगे जीएस सेकंड की। साथियों, जीएस सेकंड्स में जो पहली यूनिट आपकी प्रशासनिक नीति शास्त्र की है, इसको सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये 70 नंबर का पोर्शन आपके यहाँ इस यूनिट से आता है। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इस पर फोकस करने के लिए आपको लोक प्रशासन की, मनोविज्ञान की और दर्शन शास्त्र की किताबें 11th और 12th की आरबीएसई की काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, इसलिए आपको इसमें से देखना चाहिए। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर है, टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी लेंदी हैं साथियों। इस लेंदी टॉपिक्स में आपने प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक पढ़ा होगा, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, और यदि आपका विजन बहुत अच्छा होगा तो वो है तो आपने पहले ही मेंस के आधार पर
साइंस एंड टेक के प्री में तैयारी की होगी। यदि आपके वो तैयार हैं तो आपको अब तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं तो तब भी यही कहता था कि आप यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स को मेंस ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, ताकि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस बाद में देखने की ज़रूरत न पड़े। तो मैं यही चाहूँगा कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी विज्ञान की। पृथ्वी विज्ञान ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें आपका राजस्थान, भारत और विश्व की भूगोल समाहित है। ये प्रीलिम्स के ही सारे के सारे टॉपिक्स इसमें समाहित है, एक दो टॉपिक्स को छोड़कर। यदि आपने प्रीलिम्स में अच्छा काम किया तो इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन या यूं कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ने की जरूरत है। तीसरा हम जीएस थर्ड की बात कर रहे हैं। जीएस थर्ड में पहले यूनिट भारतीय राज्य व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भारतीय राज्य व्यवस्था आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको केवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर फोकस करने की जरूरत है। तो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी 12th क्लास की समकालीन विश्व में राजनीति से आपको इनके नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। आपको करंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट्स पर जाकर करंट टच दे देना चाहिए, तो आपका ये टॉपिक्स बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा हम बात करने जा रहे हैं जीएस थर्ड में लोक प्रशासन और गत्यात्मक मुद्दे। लोक प्रशासन व इसके मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसके प्रमुख इनके मुद्दों की। तो इसमें लोक प्रशासन की हम बात करें तो लोक प्रशासन में ये काफी मायने रखता है। आपके 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी वो आरबीएसई की किताबें हैं, ये किताबें आपको इसमें मददगार हो सकती है। आप वहां से नोट्स बनाइए, क्योंकि गत वर्षों के प्रश्नों की प्रकृति आपके आरबीएसई से ही मिलती है। दूसरा इसमें गत्यात्मकता की बात है, इश्यूज की बात है, वो स्टेट पॉलिटी से जुड़े हुए मैटर्स हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि आपने प्रीलिम्स में वो तैयार कर लिए हैं। आपका विजन है तो आप प्रीलिम्स में तैयार कर चुके हैं, तो आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी तीसरी यूनिट काफी प्रभावी है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मायने रखती है, जिसमें खेल व योग है, आपके व्यवहार है और कानून है। साथियों, यूं तो ये खेल व योग काफी अच्छा मायने रखता है। खेल के बारे में आप अभी से अपडेट रहिए। जैसे आसियान खेल चल रहे हैं, तो आसियान गेम्स में ये जो बातें हो रही है, उन बातों को आप देखिएगा, और देखने के पर आपको पता लगेगा कि खेल से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जैसा प्रीलिम्स में आया ऐसा ही मेंस में प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को जानकारी करने की जरूरत है। दूसरा हम बात करें व्यवहार की जो मनोविज्ञान की किताब है आपके, उसमें 4-5 टॉपिक्स हैं। उन 4-5 टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा तो आपका व्यवहार आसानी से तैयार हो जाएगा। तीसरा हम कानून की बात कर रहे हैं, विधि की बात कर रहे हैं। तो विधि में आरपीएससी ने आपको कोई बाइफरकेट नहीं किया गया है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट्स के एग्जाम्स में पता है कि भाई ये टॉपिक्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर टेनेंसी एक्ट है, एलआर एक्ट है, ये सारे के सारे एक्ट्स इस तरीके से बताए गए हैं कि आपको सारा पढ़ना है। आपको भरण पोषण कानून पूरा पढ़ना है, आपको घरेलू हिंसा संरक्षण कानून पूरा पढ़ना है, आपको कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार कानून आपको पढ़ना है। तो आपको इसके लिए बहुत मैटर की जरूरत है। आपको आईटी एक्ट पढ़ना है, आपको आरटीआई एक्ट पढ़ना है, और बाजार में, कोचिंगों में ऐसा मटेरियल कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए या तो आप वेबसाइट्स पर जाकर उसके मैटर्स को, अंग्रेजी का, हिंदी का मैटर्स को खंगालिए, और खंगालने के बाद में आप तैयार कीजिए। लेकिन आप सोचेंगे कि 20 अंक के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, लेकिन ये 20 अंक नहीं है साथियों, ये आपकी जीवन रेखा है। आप जब सर्विसेज में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यदि हम रिवेन्यू में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जा रहे हैं, अधिकांश लोग आरएस की ही तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा, तो आरएस के लिए टेनेंसी एक्ट और एलआर एक्ट के बिना काम नहीं चलता आरएस और आईएएस के एग्जाम्स में, सर्विसेज में। दूसरा हम बात करें पुलिस सर्विसेज में घरेलू हिंसा, भरण पोषण, ये काम बात हो गई है साथी। और आईटी एक्ट और आरटीआई एक्ट तो यूं समझिए कि हर कार्यालय में, हर सेवा में आपके काम आएगा। तो ये इस आधार पर पढ़िए कि मुझे भविष्य में
सेवा में जाना है और सेवा में जाने के लिए मुझे पढ़ना जरूरी है, इसलिए मुझे सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ये आप बना लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा तैयार हो जाता है। और इसके लिए कोचिंगों के नोट्सों के सहारे मत जियो। यदि आप कोचिंगों के सहारे जियोगे तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाएंगी। आपका यहाँ कंटेंट्स आपके पास में होना चाहिए, और बिना कंटेंट्स के कोई तैयारी करता है तो वो उसका वही हाल होता है जिसका जैसे फिल्म्स में हुआ। ऐसे ऐसे लोग फिल्म्स दे रहे थे जिनको पता ही नहीं था कि हम क्यों दे रहे हैं। तो ये बात आपको मेंस में नहीं होनी चाहिए कि हमें ऐसा महसूस नहीं हो कि हम ये एग्जाम्स क्यों दे रहे हैं। चौथा पेपर हम सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। इसमें 2 पोर्शन है साथियों। तो दोनों पोर्शंस के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को देखने की जरूरत है। सामान्य हिंदी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप 9 से 12 तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सामान्य अंग्रेजी के लिए मैं ये कहूँगा कि आप 6ठी से 8वीं तक के जो CBSE की ग्रामर की किताब है उसको आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लास्ट ईयर के पेपर्स का पैटर्न्स आप देखिए, उस पैटर्न से आपको पता लगेगा कि इन एग्जाम्स की प्रकृति कैसी रही है, इन प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है, और उनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इस पर पूरा फोकस कीजिए क्योंकि लैंग्वेज का ये पेपर है, और लैंग्वेज के पेपर में आपकी लैंग्वेज तो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही आपके एक्सप्रेशंस भी अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ों को हमें देखना है, और इनको देखने के बाद में ही आप इसमें 120 प्लस अंक ला सकते हैं। कोई ये मादा भरे, कोई दम्भ भरे कि मैं लैंग्वेज में बहुत अच्छा ला सकता हूँ। कई लोगों की व्याकरणिक स्थितियाँ बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन एक्सप्रेशंस पावर बहुत अच्छी नहीं होती। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप सरकारी विभागों में जो भी पत्र आते हैं, जो भी अखबारों में निविदाएं आती है, उनको एक बार देखते रहिएगा ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम्स की क्या रणनीति है और किस तरीके से इनके उत्तर दिए जा सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप हिंदी और अंग्रेजी के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनमें जो एक्सप्रेशंस पावर है, उन पावर्स को, उन पत्रों को, उन निबंधों को अपने शब्दों में लिखना शुरू कर दीजिए। उन्हें किसी बेहतर कोच, मेंटर और गाइड से आकलन करवा लीजिए। इससे आपका ये तैयार हो जाएगा। तो ये थी आपकी क्या पढ़े और कैसे पढ़े की रणनीति। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारी बात ये आती है क्या है टॉप करने की रणनीति। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम्स में यदि आपको RAS बनना है तो टॉप 50 में तो आना ही पड़ेगा। टॉप 50 की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर आज से ही आप तैयारी कर देनी चाहिए। तो मैं रणनीति की मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात है कि 4th पेपर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। 4th पेपर लैंग्वेज का पेपर है, और ये लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा अंक दिला सकती है, और यही लैंग्वेज आपको बिल्कुल गर्त में भी ले जा सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। दूसरा, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए हिस्ट्री, यहाँ भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को स्कोरिंग नहीं करेगा साथियों। यहाँ पर जो यूनिट 3 का पोर्शन है, चाहे फर्स्ट पेपर में सोसाइटी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग का हो, सेकंड पेपर में चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हो, थर्ड पेपर में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, खेल, योगा, व्यवहार और लॉ हो, और ये सारी चीज़ें आपका थर्ड यूनिट फर्स्ट पेपर की एंड थर्ड पेपर के थर्ड यूनिट आपको स्कोरिंग दिला सकती है। और जो दूसरा सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट और थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। उस पर आप फोकस कीजिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा फोकस करना, उत्तर मतलब आपके जो नोट्स हैं उनको पढ़ाई करना या रीडिंग लगाना, स्टडी करना, ये मायने नहीं रखते साथियों। ये एग्जाम्स आपके प्रभावी उत्तर लेखन का है। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया कि क्या हो टॉप करने की रणनीति। अब मैं ये चाहूंगा कि आपको मैं परीक्षा में प्रभावी उत्तर कैसे लिखे ये बताऊं, लेकिन ये वीडियो इतना ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि प्रभावी उत्तर कैसे लिखें। आपको ये हमारा वीडियो
कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।